नमस्कार। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में देखेंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं इस समय तक की हेडलाइंस पर। शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने दर्ज की नई एफआईआर। नीट यूजी में ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 परीक्षार्थियों के लिए आज दोबारा हो रही है परीक्षा। वहीं आज होने वाली नीट पीजी परीक्षा स्थगित, नई तारीख की घोषणा जल्द ही। मॉनसूनी सीजन के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक। देश में बाढ़ प्रबंधन को लेकर तैयारियों की हुई समीक्षा। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में बादल फटने से तबाही, कई हिस्सों में भूस्खलन और बाढ़ जैसे हालात, घरों और वाहनों को भारी नुकसान। तमिलनाडु के कल्लाकुरुची जिले में जहरीली शराब मामले को लेकर भाजपा हमलावर। पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने मामले को लेकर इंडी गठबंधन नेताओं की खामोशी पर उठाए सवाल। इस मामले में अब तक 56 लोगों की हो चुकी है मौत। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। नक्सलियों के पास से मिले नोट छापने के उपकरण, बंदूक, वायरलेस सेट और भारी मात्रा में विस्फोटक भी कोराजगुड़ा के जंगलों से बरामद। और खेल की खबरों में अफगानिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप में सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए ऑस्ट्रेलिया को सुपर 8 में दी करारी मात। तो वहीं सेमीफाइनल से बस एक कदम दूर है टीम इंडिया। कल बांग्लादेश को 50 रन से हराकर अंक तालिका में पहले पायदान पर किया है कब्जा। देखेंगे खबरों को विस्तार से और इस समय एक ब्रेकिंग न्यूज। और ये ब्रेकिंग न्यूज कि सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में नई एफआईआर दर्ज कर ली है। सीबीआई को यह जांच सौंपी गई थी, तो अब ये नई एफआईआर दर्ज की है। शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर यह एफआईआर दर्ज की गई है सीबीआई के द्वारा। तो राज्यों में दर्ज मामलों की जांच भी अपने पास लेने की कोशिश सीबीआई की होगी कि जिन राज्यों में पेपर लीक को लेकर, नीट को लेकर मामले दर्ज किए गए हैं, वो भी अब सीबीआई के अंदर आएंगे। नीट पेपर लीक की तह तक हो सकेगी इससे जांच। सीबीआई जांच जब सौंपी गई है, सीबीआई ने नई एफआईआर दर्ज कर ली है। सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में ये जो नई एफआईआर दर्ज की है, इसके तहत कई राज्यों में जो मामले दर्ज किए गए हैं, उन मामलों को भी अब सीबीआई के अंदर दिया जाएगा और सीबीआई पूरे मामले की जांच करेगी। शिक्षा मंत्रालय ने यह शिकायत की थी, सीबीआई को जांच सौंपी गई थी। तो राज्यों में जो मामले दर्ज हैं, वो मामले भी अब सीबीआई के पास आ जाएंगे और सीबीआई इसकी एक व्यापक जांच करेगी। नीट पेपर लीक, नीट में हुई गड़बड़ी, तमाम चीजों को लेकर सीबीआई एक व्यापक जांच कर पाएगी। हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमसे जुड़ चुके हैं। नीरज, सीबीआई को यह मामला सौंपा गया था, नई एफआईआर दर्ज कर ली है सीबीआई ने। क्या कुछ इस एफआईआर में कहा गया है, क्या इसका कंटेंट है नीरज? देखिए, बिल्कुल लालचंद, बड़ी खबर है और सीबीआई ने इसमें एक नई एफआईआर दर्ज की है और उसके अनुसार अब सीबीआई जो अलग अलग राज्यों में जो मामले चल रहे हैं, उन सभी मामलों को अपने साथ क्लब करेगी और उसके बाद पूरे देश भर में जितने भी जगह पर ये मामले हैं, उन सभी मामलों को लेकर अब सीबीआई इस जांच में आगे बढ़ेगी। क्योंकि जैसा कि आपको भी पता है कि बिहार में, इसके अलावा आपने देखा होगा हरियाणा में और गुजरात में भी अलग अलग मामले आए थे। कई सारे छात्रों ने शिकायत भी करी थी, कई सारे जो छात्र हैं उन्होंने कबूलनामा भी किया था कि उनके पास पेपर पहुंचा था। तो ये तमाम जो तथ्य हैं वो अलग अलग राज्यों की एफआईआर में, अलग अलग राज्यों की जो पुलिस है वो जांच कर रही है। लेकिन अब एक केंद्रीय एजेंसी है सीबीआई, वो इस पूरे मामले की जांच करेगी और तमाम एफआईआरों को क्लब करके एक नई एफआईआर सीबीआई जल्द ही इस मामले में एक और दर्ज करेगी और जगह जगह पर जो कार्रवाई चल रही है उसको टेक ओवर करेगी। सीबीआई का ये कहना है कि अब देशव्यापी इसमें जांच होगी और जो भी लोग हैं, क्योंकि लालचंद होता ये था कि अगर एक राज्य में जांच चल रही है और दूसरे राज्य में कोई आरोपी पहुंच जाता था, तो उस मामले में जांच करने में जो राज्य की पुलिस है तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। दूसरी राज्य की पुलिस से परमिशन लेनी पड़ती थी, फिर जिस जगह छापा मारना है वहां से परमिशन लेनी पड़ती थी। तो उस स्थिति में जो आरोपी है उसको बचकर निकलने के लिए तमाम संभावनाएं रहती थी। लेकिन अब
सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी और सीबीआई तेजी के साथ इस मामले में जांच करेगी। सीबीआई का ये कहना है कि अब जो आरोपी है, चाहे वो किसी भी राज्य में भाग ले या कोई भी उसको शरण देगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा और उसे कानून के शिकंजे में लाया जाएगा। तो कह सकते हैं कि सीबीआई की एक बड़ी कार्रवाई और आने वाले दिनों में लालचंद पूरे जो देश हैं, देश भर के अलग अलग जो राज्य हैं जहां पर से भी इस तरह की खबरें आई थी कि गड़बड़ी हुई है, उन सभी राज्यों में सीबीआई छापेमारी की कार्रवाई जल्द से जल्द करने जा रही है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए बिहार पुलिस ने इस मामले में कई गिरफ्तारी की थी, झारखंड से 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, तो वो सब कुछ अब सीबीआई के अधीन आ जाएगा नीरज, जिस पर कि सीबीआई व्यापक जांच कर पाएगी आगे? बिल्कुल लालचंद अधीन आ जाएगा। और जैसा कि मैं बता भी रहा था कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की एफआईआर हुई थी, अलग अलग तरह की कार्रवाई हुई थी, अलग अलग तरह की गिरफ्तारियां हुई थी। अब वो सभी एफआईआर हैं वो सीबीआई के साथ क्लब हो जाएंगी और सीबीआई इस पूरे मामले में जांच करेगी और इन लोगों से भी जल्दी पूछताछ करेगी। जहां से स्थानीय पुलिस ने या कह सकते हैं कि राज्य सरकार की पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की है, सीबीआई भी अब इस मामले में पूछताछ करेगी और जल्दी के साथ इस जो जांच है इसमें तेजी लाएगी ताकि जो आरोपी है उस पर शिकंजा कसा जाए और आने वाले समय में इस तरह की कोई भी जो कह सकते हैं कि जो घटना है वो ना हो सके और जो छात्र हैं उनका जो भविष्य है वो उसके साथ कोई खिलवाड़ ना कर पाए। इसमें भी सीबीआई कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द जांच पूरी कर ली जाए। इस व्यापक जांच में चाहे पेपर लीक हो या फिर जो गोधरा से पेपर सॉल्व करने वाले गैंग का मामला आया था, वो सारी चीजें सीबीआई देखेगी, सारी चीजों पर व्यापक जांच करेगी। देखिए बिल्कुल लालचंद पूरी व्यापक जांच करेगी। जिन जिन सेंटरों से इस तरह की खबरें आई थी, जिन जिन सेंटरों ने आपने देखा भी होगा कि पर्टिकुलर एक एक सेंटर पर किस तरीके से छात्रों को 720 तक जो नंबर है वो दिए गए। आपने देखा होगा किस तरह से एक ही जो सेंटर से कई सारे छात्र टॉप लिस्ट में पहुंचे थे। इसके अलावा अलग अलग जो राज्य हैं वहां पर जो खासतौर से जो संचालक हैं, खासतौर से जो ट्रेनिंग देते हैं या बच्चों को जो एक तरह के एजुकेशन के लिए जो तैयारी कराते हैं, उन तमाम संस्थानों पर भी शिकंजा कसेगा कि आने वाले समय में इस तरह की घटनाएं ना हो सके। और इसके अलावा जो छात्र जो इसमें इन्वॉल्व रहे हैं और जहां आपने देखा भी है कि झारखंड पुलिस ने भी कार्रवाई की है, बिहार पुलिस ने भी कार्रवाई की है, गुजरात पुलिस ने भी कार्रवाई की है, उन सभी आरोपियों से भी सीबीआई पूछताछ करेगी। तो कह सकते हैं कि जो शिक्षा संस्थान को चलाने वाले लोग थे, जहाँ सेंटर पड़ा था इस नीट एजुकेशन परीक्षा का, वो तमाम लोग और जो संचालक हैं उन सभी के साथ एक साथ सीबीआई कार्रवाई करेगी। जैसा कि हम देखते हैं कि जांच को लेकर प्रायः आपने यहाँ ये मांग उठती है कि सीबीआई जांच हो, तो जो प्रतिभागी छात्र थे, उनके अभिभावक थे, वो जो गड़बड़ियों की शिकायत कर रहे थे, अब जब सीबीआई को मामला दे दिया गया है, सीबीआई ने एफआईआर भी दर्ज कर ली है, तो जाहिर सी बात है कि इससे उन लोगों के अंदर जांच को लेकर, इन गड़बड़ियों की जांच को लेकर एक भरोसा पैदा होगा। नीरज, बिल्कुल भरोसा पैदा होगा। और लालचंद जी आपने देखा भी होगा कि किस तरह से दिल्ली के अंदर प्रदर्शन किया था और तमाम जो अभिभावक थे उन्होंने इस बात की मांग की थी कि इस पूरे मामले की जांच सीबीआई के द्वारा की जाए, एक केंद्रीय जांच एजेंसी इस पूरे मामले को देखे, क्योंकि देश भर के अलग अलग राज्यों में इस तरह की खबरें आई थी, परीक्षा में गड़बड़ियां हुई थी और तमाम राज्यों में इस तरह के प्रदर्शन हुए थे। अब जांच एजेंसी, केंद्रीय जांच एजेंसी, इसमें सीबीआई अगर जांच करेगी तो निश्चित तौर पर जो तमाम छात्र हैं, उनके माता पिता, अभिभावक, उन सभी को एक कह सकते हैं कि एक सुकून मिलेगा कि उनके छात्रों के साथ जिन लोगों ने गड़बड़ियां की हैं उनको जल्द से जल्द कानून के शिकंजे में पहुंचाया जाएगा। सीबीआई जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करेगी और उनको मुकम्मल सजा देगी ताकि आने वाले समय में इस तरह की गड़बड़ियां ना हो सके। लालचंद, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज जुड़ने के लिए और इस मामले पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो हमारे संवाददाता नीरज सिंह जुड़े थे, जो सीबीआई से जुड़े मामलों पर पैनी नजर रखते हैं, और उन्होंने जानकारी दी कि सीबीआई ने नई एफआईआर दर्ज करके इसकी व्यापक जांच शुरू कर दी है। तो उम्मीद है कि जो लोगों की शिकायतें थी वो शिकायतें दूर होंगी। और इस बीच नीट यूजी परीक्षा में ग्रेस मार्क्स पाने वाले परीक्षार्थियों के लिए आज दोबारा परीक्षा का आयोजन अभी हो रहा है। नीट यूजी की पुनर्परीक्षा 1563 छात्रों के लिए आयोजित की जा रही है। परीक्षा के लिए देश भर में 7 केंद्र बनाए गए हैं। छत्तीसगढ़ और हरियाणा के 2-2, गुजरात, मेघालय और चंडीगढ़ के 1-1 केंद्र पर परीक्षा का आयोजन हो रहा है। दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5:20 तक ये परीक्षा चल रही है। परीक्षा को सुचारू रूप से आयोजित करने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं।
इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों के बाहर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 200 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू है। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में फोटो स्टेट की दुकानों को बंद करने का निर्देश दिया गया है। दरअसल परीक्षा शुरू होने में देरी की वजह से इन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। हरियाणा के एक ही परीक्षा केंद्र के 6 अभ्यर्थियों को ग्रेस मार्क्स की वजह से 720 में से 720 अंक हासिल हो गए थे, जबकि 2 छात्रों को 718 और 719 अंक हासिल हुए थे। ग्रेस मार्क्स को लेकर विवाद बढ़ने के बाद एनटीए ने एक हाई पावर कमेटी का गठन किया था, जिसकी अनुशंसा के आधार पर 1563 अभ्यर्थियों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए गए और उनके लिए 23 जून यानी आज ही दोबारा नीट की परीक्षा आयोजित करने का निर्णय लिया गया था। तो नीट यूजी के री एग्जाम के लिए देश भर में 7 केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें हरियाणा के 2 केंद्र पर परीक्षा का आयोजन हो रहा है। झज्जर के डीसी कैप्टन शक्ति सिंह ने कहा कि परीक्षा केंद्र पर पुख्ता सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। नीट के 2 सेंटरों पे पुनर्परीक्षा है, री एग्जामिनेशन, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार। तो उसमें हमारे जो दोनों सेंटर हैं, एक में तो 340 के करीब परीक्षार्थी हैं और एक में 182। तो दोनों जगह पे सफिशिएंट मात्रा में पुलिस व्यवस्था कर दी गई है, ड्यूटी मजिस्ट्रेट्स लगा दिए गए हैं और पूरी परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के लिए निश्चित तौर पर केंद्र के अंदर तो केवल जो व्यक्ति ड्यूटी पर हैं या जो परीक्षार्थी हैं वही जा पाएंगे और जो उनके साथ अगर कोई अभिभावक आते हैं तो उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था अलग स्थान पर कर दी गई है। हाँ, धारा 144 लगाई गई है, अवांछित लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। और नीट यूजी परीक्षा को लेकर जारी विवाद के बीच राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित तो होने वाली नीट पीजी प्रवेश परीक्षा को स्थगित कर दी गई है। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड की ओर से जल्द ही प्रवेश परीक्षा की नई तारीख का ऐलान किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने मेडिकल छात्रों के लिए राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित नीट पीजी प्रवेश परीक्षा की पूरी प्रक्रिया का बारीकी से मूल्यांकन करने का फैसला लिया है। इसीलिए आज होने वाली परीक्षा को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रालय ने छात्रों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त करते हुए कहा है कि ये फैसला छात्रों के हित में और परीक्षा प्रक्रिया की पवित्रता को बनाए रखने के लिए लिया गया है। और इस बीच मेडिकल प्रवेश परीक्षा यानी नीट पेपर लीक मामले के तार महाराष्ट्र के लातूर तक पहुंच गए हैं। इस मामले में नांदेड़ की एटीएस टीम ने पेपर लीक मामले के संदेह में 2 लोगों को हिरासत में लिया था। दोनों क्रमशः सोलापुर और लातूर जिलों में जिला परिषद स्कूलों में शिक्षक हैं और लातूर से निजी कोचिंग कक्षाएं चलाते हैं। एटीएस को संदेह था कि ये शिक्षक इसी माध्यम से पेपर फुटेज मामले में शामिल हैं। इस संबंध में जांच करने पर दोनों को हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई। इस बीच जांच के बाद इन दोनों शिक्षकों को रिहा कर दिया गया है। शिक्षकों की पहचान संजय तुकाराम जाधव और जलील उमर खान पठान के रूप में हुई है। आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। प्राकृतिक हल्दी, मिर्ची, धनिया नहीं, मिर्ची, धनिया, हल्दी, MDH। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है। ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। एक और बड़ी खबर, देश में बाढ़ प्रबंधन के लिए समग्र तैयारियों की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में देश में बाढ़ प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा की गई। हर साल मानसून की बारिश की वजह से नदियों के जलस्तर में वृद्धि के कारण बिहार, असम और अन्य पूर्वी राज्यों के बड़े इलाके जलमग्न हो जाते हैं। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कुछ अन्य राज्यों में भी मानसून के दौरान भूस्खलन और बारिश से संबंधित समस्याएं आती हैं। उधर अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में आज सुबह बादल फटने से कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ और बाढ़ जैसे हालात बन गए, जिसके कारण राष्ट्रीय राजमार्ग 415 के कई हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। राजमार्ग पर कई वाहन फंसे हुए हैं।
जिला प्रशासन ने लोगों से नदियों के किनारे और भूस्खलन के खतरे वाले क्षेत्रों में नहीं जाने के लिए कहा है। अधिकारियों ने भारी बारिश के मद्देनजर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। जिला प्रशासन ने 7 स्थानों पर राहत शिविर भी लगाए हैं। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां के अनुदानित स्कूलों के कायाकल्प की तैयारी शुरू हो गई है। जल्द ही प्रदेश के अनुदानित विद्यालयों के छात्रों और अन्य जानकारियों को समायोजित कर मोबाइल ऐप का विकास किया जाएगा। यह ऐप जियो टैगिंग और टीचिंग स्टाफ मॉड्यूल समेत कई खूबियों से लैस होगा। समाज कल्याण विभाग ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी यूपीएलसी को इसके विकास का जिम्मा सौंपा है। इस ऐप के विकास से राज्य के 400 से भी ज्यादा अनुदानित विद्यालयों के 60,000 से ज्यादा छात्रों और कर्मचारियों की ट्रैकिंग, मॉनिटरिंग और मैनेजमेंट का काम आसान हो जाएगा। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार के प्राथमिक स्कूल अब पूरी तरह से डिजिटल हो जाएंगे। प्रदेश भर के परिषदीय स्कूलों के सभी 12 तरह के रजिस्टर्स को डिजिटल किए जाने के साथ ही शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति भी डिजिटल मार्क किए जाने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत छात्रों और शिक्षकों को टैबलेट पर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से उपस्थिति दर्ज करानी होगी। 15 जुलाई से यह प्रक्रिया पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगी। दरअसल राज्य सरकार कुछ समय से स्कूलों में सभी तरह के कार्य डिजिटल किए जाने पर जोर दे रही है। इसी के तहत इन स्कूलों के सभी 12 तरह के रजिस्टर को डिजिटल किए जाने के लिए प्रेरणा पोर्टल पर डिजिटल मॉड्यूल तैयार किया गया है। डिजिटल अटेंडेंस के लिए स्कूलों को टैबलेट और सिम भी दिए गए हैं। मणिपाल ग्लोबल एजुकेशन के चेयरमैन मोहन दास पाई ने प्रतियोगिता परीक्षाओं की शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार की ओर से तेजी से कदम उठाए जाने की सराहना की है। तो वहीं आईआईएम इंदौर के निदेशक हिमांशु राय ने भी इस मामले में सरकार के कदमों की तारीफ की है। I'm very happy to see that the government of India has taken steps to protect the integrity of the examination. The National Testing Agency chief has been replaced. Dr. Pradeep Karola has been appointed. He's a very good officer. I'm sure he'll clean up. A committee under Dr. Radhakrishnan has been set up. Re-examination are being held in those centers which are there. I think that's very good, but much more has to be done. But the entire process should be rejuvenated to make sure justice is done to the 24 lakh people. There should be no retest for the 24 lakh students. There should be a retest only in those centers where things have gone wrong. For those students who can go wrong, you can't impose a burden of retest on everybody because there has been no fraud everywhere. There has been a fraud in a few areas and that can be easily identified. That action should be taken. So it's good to see the government taking this act together. I hope it had, I only wish it had been done much earlier. गवर्नमेंट ने जिस तरह से शिक्षा मंत्रालय ने जिस तरह से त्वरित रूप से जो एनटीए के डीजी थे उनको हटाया और एक दूसरे व्यक्ति को वहाँ पे लेकर के आए हैं। दूसरा मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा काम किया है वो ये कि नीट यूजी और उसके अलावा जो नेट इसमें जो इरेगुलरिटीज़ उनको दिखाई दी उसको ये केस उन्होंने सीबीआई को सौंप दिया है। और तीसरा जो एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ है वो ये कि जो पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट है उसका नोटिफिकेशन कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उस पे 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 10 साल की सजा हो सकती है। Since this is an issue which affects lakhs of students, a very thorough investigation into the matter is required before an informed decision can be taken. Unfortunately, overnight solutions are not possible in such complex cases. The government has already formed a high-level committee headed by a very respected scientist, Dr. Radhakrishnan, who was the previous chairman of ISRO, who's very, eminently suitable for looking at complex issues, having faced such problems in ISRO. So that committee will give its report in 2 months. Further, CBI is inquiring into the matter. The Supreme Court is also seized of this matter. So let's wait for all the inputs to come. I think we need to have patience when dealing with such complex issues. I think once all these come, definitely a very good solution can be found so that such problems don't recur again.
तो तमाम बड़े शिक्षाविद सरकार के कदमों की सराहना कर रहे हैं और नीट परीक्षा 2024 को लेकर नीट परीक्षार्थी ऋतिक भूषण ने कहा कि वो सरकार के फैसले से खुश है। उन्होंने कहा कि इस मामले में जांच कमेटी बनाना और जांच को सीबीआई को सौंपना एक अच्छा कदम है। सरकार ने इसमें ट्रांसपेरेंसी दिखा के जो सुबोध जी को उनके पोस्ट से हटाया और जो कमेटी बनाई है जिसमें इसरो के भी एक्स ऑफिसर्स शामिल हैं और एम्स के भी कुछ ऑफिसर्स शामिल हैं। उसके अलावा उन्होंने सबसे बड़ी बात को सुना, हर स्टूडेंट की सबसे बड़ी बात को सुना कि सीबीआई इंक्वायरी इस केस पे किया गया है, जो कि सीबीआई ही बता सकती है कि स्कैम किस लेवल पे हुआ है या कहाँ पे हुआ है, और दूध का दूध और पानी का पानी कर सकती है। वक्त आ गया एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो देखेंगे आज की कुछ और बड़ी खबरें। जीरा से प्यास बुझाए, डाइजेशन के लिए मस्त, शरीर में नमक पानी का बैलेंस बनाए। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप, इंग्लिश का जल्दी और जीरा सिप, जीरा सिप, जीरा सिप। सिकल सेल एनीमिया एक तरह की बीमारी है या आनुवंशिक बीमारी है, यानी माता पिता से उनके बच्चों में आती है। इससे रक्त कोशिका का आकार गोल न होकर हंसिया जैसा हो जाता है, साथ ही उसका लचीलापन खत्म हो जाता है, जिससे नसों में खून बहने से परेशानी होती है और शरीर में तेज दर्द होता है। खून की तुरंत जांच करवाएं और डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह एवं दवा का सेवन करें। साथ ही ज्यादा से ज्यादा पानी पिए और स्वच्छता का ध्यान रखें। यदि सिकल सेल से पीड़ित युवक और युवती आपस में शादी करते हैं तो उनकी संतान में यह बीमारी होने का खतरा बहुत अधिक रहता है। इसलिए शादी से पहले लड़का और लड़की के खून की जांच जरूर करवाएं, ताकि इस बीमारी को आने वाली पीढ़ी में फैलने से रोका जा सके। आइए सिकल सेल एनीमिया बीमारी को जानें और इसे रोकें। स्वागत है। ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं समाचारों का बुलेटिन। अब एक और बड़ी खबर, तमिलनाडु के कल्लकुरुचि में जहरीली शराब से 50 से भी ज्यादा मौतों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने राज्य की डीएमके सरकार पर सवाल उठाए हैं। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने मीडिया में चल रही खबरों का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि मुख्य आरोपी के डीएमके से क्या संबंध है और मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को इस पर जवाब देना चाहिए। आज जो अखबार में तथ्य है उसमें बड़े स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यहां पर वो कहते हैं कि जो गोविंद राज है, जो इसका किंगपिंग है, उसके घर के फोटो को, तस्वीर को मीडिया में दिखाया गया था। उसके घर के बाहर डीएमके के स्टिकर्स लगे हुए हैं और घर के अंदर भी डीएमके के स्टिकर्स लगे हुए हैं। सो माय क्वेश्चन टू मिस्टर स्टालिन, द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु इज, सर, आर यू कॉम्प्लिसिट और नॉट? हु विल आंसर ऑन योर बिहाफ? और भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस, डीएमके और अन्य विपक्षी दलों की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। More than 56 people have died and many of them are critical still. इस विषय पर कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, डीएमके और इंडिया अलायंस के तमाम जो लोग हैं, इस पे एक चुप्पी साधे हुए हैं। अगर 32 से अधिक दलितों की, मैं तो कहूंगा ये हत्या है, ये मृत्यु नहीं है। अगर एक प्रायोजित हत्या होती है, उस पर इतने पॉलिटिकल पार्टीज चुप हैं केवल इसलिए, और उनके एजेंडे में यह विषय इसलिए नहीं आता है क्योंकि उनको लगता है कि उनका राजनीतिक हित इससे सध नहीं रहा है। बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। सर्चिंग टीम ने कोराजगुड़ा के जंगलों से पहली बार नक्सलियों के पास से नोट छापने के उपकरण बरामद किए हैं। सर्चिंग टीम ने मौके से 50, 100, 200 और 500 रुपए के नकली नोट के सैंपल के साथ कलर प्रिंटर मशीन, इन्वर्टर मशीन, कलर इंक बरामद किए हैं। सुकमा पुलिस ने सूचना मिलते ही सर्च अभियान चलाया और बंदूक, वायरलेस सेट, मैगजीन पोच और भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री भी बरामद की। इसके साथ ही पुलिस ने जानकारी दी कि फंड की कमी से जूझ रहे नक्सली अब नकली नोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि सुरक्षा बल को देखकर नक्सली मौके से फरार हो गए। प्रिंटिंग मशीन्स व अन्य उपकरणों द्वारा नकली नोट की छपाई की जा रही है। उसी सूचना के आधारित 50 BN CRPF, जिला पुलिस बल सुकमा, DRG, बस्तर फाइटर, इनके द्वारा
इस एरिया में ऑपरेशन लॉन्च किया गया और वहाँ से काफ़ी भारी मात्रा में जो नकली नोट्स थे, उसके अलावा कलर प्रिंटिंग के अलावा जो इंक की जो बॉटल थे, लगभग 200 बॉटल वहाँ से बरामद की गई। और वो पूरा सामान देखने के बाद ये पता चला कि नक्सली काफ़ी मात्रा में वहाँ नकली नोट की छपाई कर रहे थे। इसकी और जांच कराई गई। उसके बाद ये समझ में आया कि जो वेस्ट बस्तर वाला जो इलाका है, 2022 में हर एरिया कमेटी से एक दो लोगों को वहाँ प्रशिक्षण दिया गया है 6 महीने का। और इस पूरे वारदात के बाद ये समझ में आता है कि नक्सली काफ़ी संख्या में जो नकली नोट्स है उसका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। जो नक्सल अभियान चल रहा है उसकी वजह से जो फंडिंग है उस पर जो प्रेशर क्रिएट हुआ है उसका एक सॉल्यूशन, इसलिए उन्होंने नकली नोटों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब बात इसरो को मिली एक और बड़ी कामयाबी की। रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल यानी RLV के क्षेत्र में इसरो ने आज एक बड़ी कामयाबी हासिल की। इसरो ने आज रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV और लैंडिंग प्रयोग LEX में लगातार तीसरी और अंतिम सफलता हासिल कर ली है। इसरो ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करके RLV LEX यानी पुष्पक विमान की सफल लैंडिंग की जानकारी दी। इसरो ने बताया कि पुष्पक ने चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उन्नत स्वायत्त क्षमताओं का प्रदर्शन करते हुए एक सटीक क्षैतिज लैंडिंग को अंजाम दिया। इस टेस्ट को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में बने एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज में सुबह 7:10 पर किया गया। पुष्पक विमान रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल है, जिसका अर्थ है कि इसे पृथ्वी पर वापस लाकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके साथ ही ये विमान अंतरिक्ष तक पहुंच को किफ़ायती बनाने में कारगर हो सकता है। पुष्पक अधिक जटिल परिस्थितियों में रोबोटिक लैंडिंग में भी मदद कर सकता है। पंखों वाले इस व्हीकल को अधिक कठिन युद्धाभ्यास करने, क्रॉस रेंज और डाउन रेंज दोनों को सही करने और पूरी तरह से ऑटोनोमस मोड में रनवे पर उतरने के लिए तैयार किया गया है। बात केंद्र सरकार के एक बड़े फैसले की। सरकार ने सरोगेसी के जरिए बच्चे को जन्म देने वाली मां और उन बच्चों को अपनाने वाले माता पिता को एक बड़ा तोहफा दिया है। सरोगेसी के लिए मातृत्व अवकाश को लेकर मोदी सरकार ने यह बड़ा फैसला किया है। अब सरोगेसी के मामलों में केंद्र की सरकारी कर्मचारी सरोगेट को 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिल सकेगा। संशोधित नियमों की DOPT द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। सरोगेट के साथ ही अधिष्ठाता माता यानी कमीशनिंग मां जिसके 2 से कम जीवित बच्चे हैं, यदि वो सरकारी कर्मचारी हैं तो उन्हें भी 180 दिन का मातृत्व अवकाश मिलेगा। कानून के मुताबिक सरोगेसी के माध्यम से जन्मे बच्चे का आशय रखने वाली माता को अधिष्ठाता माता कहा गया है। इसके लिए केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियम 1972 में संशोधन किया गया है, जिसका फायदा केंद्रीय कर्मचारियों को मिलता है। सरोगेसी के लिए कमीशनिंग मां जिसके 2 से कम जीवित बच्चे हैं चाइल्ड केयर लीव पाने के योग्य भी होंगी। इसके साथ ही सरोगेसी के लिए पितृत्व अवकाश को लेकर भी बड़ा फैसला हुआ है। अब एक केंद्रीय कर्मचारी कमीशनिंग पिता जिसके 2 से कम जीवित बच्चे हैं, बच्चे के जन्म के 6 महीने के भीतर 15 दिन का पितृत्व अवकाश पाने के हकदार होंगे। खबर पूर्वोत्तर से। असम में पिछले कुछ दिनों से हो रही बारिश से राहत के साथ ही बाढ़ की स्थिति में सुधार के संकेत दिख रहे हैं। हालांकि अभी भी 12 जिलों के 1027 गांवों में 2,60,000 से भी ज्यादा लोग प्रभावित हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित लोगों की संख्या करीमगंज में करीब 1,40,000 है। नवीनतम बाढ़ बुलेटिन रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को असम के बारपेटा और बजाली में बाढ़ से 2 लोगों की जान चली गई। इसके साथ ही राज्य भर में बाढ़ से मारे जाने वालों की संख्या 29 तक पहुंच गई है। फिलहाल कोपिली और कुशियारा नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार आज उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। उधर मुंबई में मानसून थोड़ा थमने के बाद अब फिर से सक्रिय हो गया है। शहर के कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। पिछले कुछ महीनों से भीषण गर्मी की मार झेल रहे लोगों को राहत मिली है। तो वहीं बारिश के बाद मुंबई में मौसम भी काफी सुहावना हो गया। बारिश ने मुंबई समेत उपनगरों में भी दस्तक दे दी है। दिल्ली में बढ़ते जल संकट पर सियासी घमासान तेज हो गया है। इसी सिलसिले में आम आदमी पार्टी के नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल ने उपराज्यपाल VK सक्सेना से मुलाकात की।
तो वहीं भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में लोगों को भारी जल संकट का सामना करना पड़ रहा है। पानी की कमी के कारण लोगों की काफ़ी परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। लोगों का कहना है कि इस तरह की समस्या हर साल होती है, लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने कभी ध्यान नहीं दिया। वहीं इस पर राजनीति भी की जा रही है। दिल्ली में पानी की किल्लत से जूझ रहे लोगों से बातचीत की है हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। भीषण गर्मी का दौर चल रहा है, लेकिन इस समय दिल्ली की बड़ी आबादी जो है वो पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। इस समय हम दिल्ली की गीता कॉलोनी इलाके में हैं और जहां पर पानी की काफ़ी समस्या है। किस तरीके से यहाँ पे पानी की समस्या है, क्या आप लोगों को समस्या हो रही है? यहाँ पे पानी का समस्या तो वैसे सर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे देखो सुबह सुबह में गाड़ी आता है, लोग को पानी लेने में भी बहुत समस्या है। सुबह में उठते हैं, जाते हैं, उसके बाद में तब लेने जाते हैं। यहाँ पे देखिए सुबह 6 बजे से 6:30 बजे के बीच में गलती से यदि टैंकर आ गया तो जिसने पानी भर लिया उसने भर लिया। उसके बाद से कोई ड्यूटी गया हुआ है, कोई सोया हुआ है या कोई अदर काम में फंसा हुआ है अपने घरों में, उसको पता नहीं चला कि पानी का टैंकर आया हुआ है। पानी का टैंकर आता भी एक छोटा या बड़ा जो भी हो, जो उनके पास अवेलेबल होता है वो भेजते हैं और 6 और 6:30 के बीच में पानी का टैंकर आता है। उसके बीच में जिसने भर लिया वो भर लिया। उस पानी को भरने के लिए हमें वहाँ से लेके कम से कम ये समझिए कि 50 मीटर तक लाइन लगाना पड़ता है। बहुत बड़ी समस्या है पानी सभी परेशान रहता है। आज दिन मारपीट होता रहता है, थाना पुलिस होता रहता है, FIR दर्ज होती है फालतू में, इसलिए इसका कोई मतलब देखने सुनने वाला कोई है नहीं। पानी का भीड़ लग जाता है, आदमी सब लड़ाई भी करता है, बहुत दिक्कत हो जाता है, बहुत भीड़ लग जाता है। बहुत समस्या है, सब परेशान है यहाँ पर पानी के लिए, हम सारे परेशान हैं यहाँ पर पानी के लिए। आम आदमी की कहीं भी सुनवाई नहीं है और इस भीषण गर्मी में आम आदमी जो है दिल्ली का वो पानी के लिए त्राही त्राही कर रहा है, लेकिन इसमें राजनीति जो है वो जम के हो रही है। दिल्ली सरकार में जो इसके लिए जिम्मेदार हैं वो कहीं ना कहीं अनशन पर बैठे हुए हैं और अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं, लेकिन आम इंसान को उसके हाल पर छोड़ दिया गया है। कैमरामैन नवीन के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज़, दिल्ली। तो सचमुच दिल्ली में बड़ा गंभीर जल संकट है। लोगों के घरों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है, जनता प्यासी है और सियासतदान आरोप प्रत्यारोप में मशगूल है। तो आखिर क्या है दिल्ली में पानी संकट की सच्चाई? क्या तथ्य दिखाते हैं अपर यमुना रिवर बोर्ड? तफ्तीश की है हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने अपनी इस रिपोर्ट में। बूंद बूंद पानी को तरसती दिल्ली, लेकिन पानी की प्यास बुझाने के बजाय सियासत तेज होती दिखाई पड़ रही है। ये प्यासी दिल्ली की हकीकत है। जनहित के लिए सब कुछ निछावर करने वाले नेता पानी सत्याग्रह पर बैठे हैं और जनता पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं मयसर नहीं होने से परेशान है और नेता आरोप प्रत्यारोप में मशगूल है। हरियाणा को कोस रहे हैं लेकिन पंजाब से पानी नहीं मांग रहे हैं। वहीं UIRB के आंकड़े कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड में जो ये फ्री वाटर देने की बात करते हैं, उससे जो है दिल्ली जल बोर्ड का रेवेन्यू मॉडल खराब हो जाता है और जब आपके पास जितना रेवेन्यू नहीं होता तब आपके पास नया इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी जो है इतने पैसे नहीं आते हैं और अल्टीमेटली बात ये आती है कि आप जो है उसी को कुछ जोड़ तोड़ के चलाने की कोशिश करते हो और वो हमेशा जो है वो उतना नहीं होता जितना कि हमें आज के दिन में ज़रूरत है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसको कि हमें दिल्ली में सॉल्व करने की ज़रूरत है। 1994 में दिल्ली को यमुना नदी के उपयोग योग्य जल संसाधनों के आवंटन पर ऊपरी यमुना बेसिन के 5 बेसिन राज्यों के बीच सहमति बनी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्यमंत्रियों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। साल 2001 में उत्तराखंड छठा बेसिन राज्य बना। समझौता ज्ञापन में दिल्ली के लिए 330 क्यूसेक पानी छोड़ने पर सहमति बनी। 1996 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले में आवंटित हिस्से से अधिक पानी दिल्ली को देने पर फैसला हुआ। ओरिजिनल एग्रीमेंट करीब 330 क्यूसेक्स का था और बाद में उसको जो है वो करीब 900 क्यूसेक्स का बनाया गया सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव से। तो उस 900 क्यूसेक को बनाए रखने के लिए हथनीकुंड बराज से 1050 क्यूसेक्स पानी छोड़ा जाता है, जिससे कि ये होता है कि पानी जितना आपका वहाँ पर से जा रहा है उसमें से लॉसेस होते हुए भी दिल्ली को इतने उसके अपने जितने कोटा का पानी है वो दिल्ली को मिल सके। हरियाणा की तरफ से दिल्ली को पानी उपलब्ध कराने के आलोक में साल 2018 में हुई UIRB की 52वीं बैठक में चर्चा हुई। बैठक इस नतीजे पर पहुंची कि हरियाणा सुप्रीम कोर्ट के मुनक नहर के जरिए 1050 क्यूसेक की प्रवाह दर से पानी उपलब्ध कराने के फैसले पर कायम है। हाल में उपजे दिल्ली में पानी के संकट को लेकर UIRB के नेतृत्व में 9, 18 और 21 जून 2024 को 3 बैठकें हुई, जिसमें UIRB समेत 6 बेसिन राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए।
बैठक में पाया गया कि हरियाणा से दिल्ली के लिए कुल डिस्चार्ज पानी 924 क्यूसेक से अधिक है। फिर दिल्ली में जल संकट की वजह क्या है? आखिर पानी के लिए इतनी बेजान क्यों है दिल्ली? कौन है जल संकट के गुनहगार? धीरज कुमार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वाकई कई गंभीर सवाल हैं। वक्त है एक ब्रेक का। अब तक टेस्टी राजमा बनाना नहीं आया। बिना MDH राजमा मसाला के टेस्टी राजमा कैसे बनेगा? MDH राजमा मसाला, क्या स्वादिष्ट राजमा बनाए। MDH। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। स्वागत है ब्रेक के बाद। देश में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। ये कानून भारतीय दंड संहिता यानी IPC, दंड प्रक्रिया संहिता यानी CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी IEA की जगह लेंगे। इन नए कानूनों में क्या कुछ खास है, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। देश में 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो जाएंगे। ये कानून औपनिवेशिक युग के भारतीय दंड संहिता IPC, दंड प्रक्रिया संहिता CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम IEA की जगह लेंगे। नए कानूनों में कई अहम बदलाव किए गए हैं। बड़े बदलावों की बात करें तो राजद्रोह को हटाकर देशद्रोह लाया गया। आतंकवादी गतिविधियों की परिभाषा को स्पष्ट किया गया है। यौन अपराधों के लिए कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। दरअसल इन कानूनों का उद्देश्य लीगल सिस्टम को मॉडर्न जरूरतों के अनुरूप लाना और राष्ट्र की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना है। तीनों नए कानूनों को पिछले साल मॉनसून सत्र में लाया गया था और 21 दिसंबर को संसद से इसे मंजूरी मिली। उसके बाद 25 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस पर मुहर लगा दी थी। आइए अब हम आपको बताते हैं IPC, CRPC से कितने अलग हैं ये नए कानून। IPC की जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं हैं, वहीं IPC में 511 धाराएं थी। CRPC की जगह लेने वाली भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में पिछली 484 की तुलना में 531 धाराएं हैं। इंडियन एविडेंस एक्ट IEA की जगह लेने वाले भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 170 धाराएं हैं। ये पिछले कानून IEA में 166 से थोड़ी अधिक है। नए कानूनों में किए गए बड़े बदलावों में से राजद्रोह वाले पॉइंट को हटाकर देशद्रोह को लाया गया है। हालांकि सशस्त्र क्रांति, विध्वंसक गतिविधियों और अलगाववादी कार्यों के कारण होने वाले कृत्यों को देशद्रोह की श्रेणी में रखा गया है, जिसमें सजा के प्रावधान को भी और सख्त कर दिया गया है। राजद्रोह की धारा 124 को पूर्णतया समाप्त। हमने राजद्रोह की जगह देशद्रोह की स्थिति रखी। लोकतांत्रिक देश है, शासन की टीका तो कोई भी कर सकता है, किसी को भी करने का अधिकार है। इसके लिए इस देश में अब किसी को जेल में नहीं जाना पड़ेगा, चाहे हमारा शासन। मगर इस देश के खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, इस देश के हितों को कोई नुकसान कर नहीं सकता। इस देश के झंडे, इस देश की सीमाएं, इस देश के संसाधनों के साथ अगर कोई खिलवाड़ करेगा तो निश्चित रूप से उसको जेल में जाए। इस देश की सुरक्षा किसी भी की सुरक्षा से सबसे ऊपर होनी चाहिए, सुप्रीम होनी चाहिए, सबसे पहले राष्ट्रपति। आज की इस रिपोर्ट में हमने आपको नए कानूनों में हो रहे बड़े बड़े बदलावों के बारे में संक्षेप में बताया है। आगे चलकर इनके बारे में हम आपको अपनी अगली रिपोर्ट में एक एक कर विस्तार से भी बताएंगे। तो नए कानून के बारे में हमारी रिपोर्ट को लगातार देखते रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केंद्रीय कानून एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा है कि औपनिवेशिक दंड संहिता ने भारतीयों का दमन किया, इसलिए देशवासियों को न्याय प्रदान करने के लिए नई भारतीय न्याय संहिता की शुरुआत की जा रही है। चेन्नई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद कई अनावश्यक कानून अस्तित्व में थे जिन्हें खत्म कर दिया गया है। सम्मेलन में सूचना एवं प्रसारण और संसदीय कार्य राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने भाग लिया। कार्यक्रम में मद्रास, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश भी मौजूद रहे। 1 जुलाई से तीनों हमारे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पे जो कानून आए हैं वो लागू हो जाएंगे और इसमें ईज ऑफ जो लिविंग है वो निश्चित रूप से बढ़ेगा, नागरिकों की सुविधा बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा
और टाइमलाइन इसमें तय की है। ये मेजर चेंज है। टाइमलाइन तय करते ही नागरिकों को न्याय जल्दी मिलेगा। प्रख्यात विचारक और शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर नमन किया। उन्होंने लिखा, देश के महान सपूत प्रख्यात विचारक और शिक्षाविद डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके बलिदान दिवस पर सादर नमन। मां भारती की सेवा में उन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनका ओजस्वी व्यक्तित्व देश की हर पीढ़ी को प्रेरित करता रहेगा। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भाजपा मुख्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। इसके साथ ही उन्होंने वृक्षारोपण अभियान में भी भाग लिया। बलिदान दिवस के दिन ईश्वर हम सबको शक्ति दे कि भारत को एक मजबूत राष्ट्र के रूप में, एक शक्तिशाली और सुरक्षित भारत के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़ाएं और सभी लोग कार्यकर्ता पूरी ताकत के साथ एक विकसित भारत की कल्पना को, एक आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाएं। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज भाजपा ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देशव्यापी एक वृक्ष मां के नाम अभियान की शुरुआत की। झारखंड की राजधानी रांची में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ समेत भाजपा नेताओं ने पौधे लगाए। भाजपा के देशव्यापी एक वृक्ष मां के नाम अभियान के तहत केंद्रीय कृषि सह ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आईसीआर के रांची के नामकुम स्थित परिसर में अपनी मां के नाम पौधारोपण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दुनिया जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की समस्या से चिंतित है। ऐसे में धरती को बचाने के लिए अधिक से अधिक वृक्ष लगाना सबों का परम दायित्व है। एक अद्भुत अभियान प्रारंभ हो रहा है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता भी इस अभियान से जुड़ रही है। एक पेड़ मां के नाम। पेड़ लगाना मतलब अपने लिए सांसों का इंतजाम करना, ऑक्सीजन का इंतजाम करना। पेड़ लगाना मतलब जीव और जंतुओं को नया जीवन देना। पक्षी, जीव, जंतु, एक वयस्क पेड़ पर लाखों जीव जंतु अपना आश्रय पाते हैं। उधर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची के स्थानीय शहीद संकल्प शुक्ला पार्क में पौधा लगाया। इस दौरान उन्होंने सभी से अपनी मां के नाम एक पौधा लगाने की अपील की। झारखंड के दौरे पर पहुंचे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने रांची के जगन्नाथपुर लीची बागान में एक वृक्ष मां के नाम अभियान में हिस्सा लिया और पौधारोपण किया। इस दौरान झारखंड विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता अमर बावरी समेत कई विधायकों ने भी पौधा लगाया। इधर रांची स्थित सिद्धू कान्हू पार्क में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक वृक्ष मां के नाम अभियान के तहत पौधा लगाया। उन्होंने पौधारोपण को समय की मांग बताया। 23 जून श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है और 6 जुलाई उनकी जन्म जयंती। तो पार्टी ने तय किया है कि 23 जून से 6 जुलाई तक पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता को भी प्रेरित करें। भाजपा का यह देशव्यापी एक वृक्ष मां के नाम अभियान 6 जुलाई तक चलेगा। इस अभियान के तहत धरा को हरा भरा करने के लिए बृहत वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित होंगे, जो मां के नाम धरती मां को समर्पित होगा। दूरदर्शन समाचार के लिए रांची से अवधेश और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। और इस बीच भारतीय जनता पार्टी ने आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। झारखंड दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि झारखंड को कुशासन से मुक्त करना है। झारखंड की सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया कि झारखंड में अब भाजपा की सरकार बनेगी। ये देश का सौभाग्य है कि आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार लगातार भारत के प्रधानमंत्री बने। अब झारखंड को कुशासन से मुक्त करना है कि झारखंड में इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी
अपनी सरकार बनाएगी। झारखंड की सरकार हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट और सबसे घटिया, सबसे खराब सरकार है, लेकिन जितने वादे किए थे उनमें से एक वचन नहीं निभाया। खबर उत्तर प्रदेश से, जहां कानून व्यवस्था के हर मोर्चे पर डटे रहने वाले होमगार्ड जवानों की भूमिका के साथ ही उनकी संख्या भी बढ़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 42,000 पदों पर होमगार्ड जवानों की भर्ती कराने का निर्देश दिया है। भर्ती 21-21 हजार पदों पर 2 चरणों में होगी। उन्होंने होमगार्ड स्वयंसेवकों की कर्तव्य निष्ठा और सेवा भाव की सराहना करते हुए उन्हें आपदा मित्र के रूप में तैयार किए जाने का निर्देश दिया है। योगी आदित्यनाथ ने कल स्टैंप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ लिविंग, बेहतर रिकॉर्ड और डेटा मैनेजमेंट के लिए स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन व्यवस्था आज की आवश्यकता है। सीएम योगी ने आवासीय, अनावासीय और व्यावसायिक संपत्ति के रेंट एग्रीमेंट के स्टाम्प रजिस्ट्रेशन शुल्क को कम करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि ई रजिस्ट्रेशन के तहत फेज 1 में सरकारी एजेंसियों, डेवलपमेंट एवं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को सेल डीड, एग्रीमेंट एवं लीज डीड के लिए मंजूरी प्रदान की जाए। ई रजिस्ट्रेशन की शुरुआत के बाद इससे नागरिकों को काफ़ी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश एक हादसे की खबर। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया। जौनपुर से दिल्ली जा रही सवारियों से खचाखच भरी बस एक्सप्रेसवे से नीचे जा गिरी। हादसे का शिकार हुई बस प्राइवेट डबल डेकर बस थी। जानकारी के अनुसार ड्राइवर को नींद आने की वजह से यह हादसा हुआ। इस दौरान कई पलटी खाकर बस गहरी खाई में जा गिरी। बस हादसे में 40 से ज़्यादा यात्री घायल हुए हैं। कुछ की हालत नाजुक है। 30 घायलों का सौरिख सरकारी अस्पताल और 12 घायलों का मेडिकल कॉलेज तिरवा में उपचार के लिए भेजा गया। पुलिस और यूपीडा की टीम द्वारा घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। बता दें कि छिबरामऊ तहसील के सौरिख थाना क्षेत्र के 159 किलोमीटर माइल्स पर यह हादसा हुआ। एक बड़ी ब्रेकिंग खबर इस समय आ रही है कि छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर बॉर्डर पर नक्सलियों ने बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। ये ब्रेकिंग न्यूज़ कि सुकमा और बीजापुर बॉर्डर पर यह बड़ा वारदात। नक्सलियों ने पुलिस फोर्स के ट्रक को आईईडी ब्लास्ट कर उड़ा दिया है। इसमें 2 जवान के शहीद होने की खबर और कुछ जवान के जख्मी होने की खबरें आ रही हैं। तो हमारे संवाददाता सोमेश पटेल जुड़ चुके हैं इस खबर पर और ज़्यादा जानकारी देने के लिए। जो जानकारी आ रही है, जवान राशन लेकर कैंप जा रहे थे, तभी इस घटना को नक्सलियों ने अंजाम दिया। कुछ ही महीने पहले सुरक्षा बलों का कैंप यहां पर स्थापित किया गया था। सोमेश पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोमेश, ये जो खबर आ रही है, अभी कुछ ही देर पहले ये खबर आई थी कि काफ़ी मात्रा में वहां से नोट छापने की मशीन और हथियार वगैरह बरामद किए गए थे, और अब ये खबर आ रही है वहीं से। तो क्या है इस खबर के बारे में और क्या जानकारी अभी तक मिल पाई है सोमेश? जी लालचंद, आपको मैं जरूर बताना चाहूंगा, जो छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले का जो सिलगेर इलाका है, यहाँ पर जवानों पर आईडी ब्लास्ट किया गया है। नक्सलियों ने ट्रक को निशाना बनाकर विस्फोट किया है और इसमें कोबरा बटालियन के 2 जवान शहीद हो गए हैं। अन्य जवान जो सुरक्षित है। सुकमा से जो हमें जानकारी मिल रही है, पूरा इलाका नक्सलियों के बटालियन के प्रभाव वाला क्षेत्र है, जहां पर छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान रोज की तरह जगरगुंडा जो सिलगेर के बीच जो केटलगुड़ा इलाका है, मूवमेंट में निकले थे, सर्चिंग के लिए निकले थे। लगातार इसमें सीआरपीएफ, बीएसएफ, बस्तर पुलिस के जवान, बस्तर फाइटर के जवान सर्चिंग में निकले थे। नक्सलियों ने तभी घात लगाकर वहां पर विस्फोट किया है, उन पर हमला किया है। हालांकि जो वहां के सुकमा एसपी हैं, उनसे अभी हमने बातचीत की। उनका साफ तौर पे कहना है कि हम उस इलाके के लिए निकल गए। और दूसरी तरफ जो जगरगुंडा थाना क्षेत्र में जो सिलगेर का 201 कोबरा जो बटालियन है, एडवांस पार्टी का जो मूवमेंट ड्यूटी के दौरान यहाँ पर ये हादसा हुआ है। और तो कहीं ना कहीं जो कैंप जो सिलगेर से जो टिकल मुड़ा जाने वाले के रास्ते में नक्सलियों द्वारा
सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नियत से वहां पर आईडी लगाया था और करीबन 1 बजे के लगभग आईडी की चपेट में आने से 201 जो कोबरा वाहिनी के जो जवान थे एक ट्रक में अपना राशन लेके जा रहे थे, वहां पर अपने कैंप की ओर जा रहे थे, तभी नक्सलियों ने वहां पर आईडी लगाया था और उसमें उन्होंने वहां पर तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है। जो शहीद जवान हुए हैं उनका नाम विष्णु है और दूसरा जवान का नाम शैलेंद्र बताया जा रहा है। हालांकि जो कुछ लोग घायल हैं उन्हें रायपुर के अस्पताल में लाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है। दूसरी तरफ जो छत्तीसगढ़ के सुकमा में आज जो कुछ देर पहले ही नकली नोट छापने की मशीन मिली थी और कहीं ना कहीं उनके पास से भारी मात्रा में नकली नोट भी मिले थे, जिसमें 50 रुपए से लेकर 500 रुपए के नकली नोट सैंपल बरामद किए थे, जो कुछ देर पहले ही सुकमा पुलिस ने इस मामले का खुलासा किया था। सुकमा पुलिस लगातार उस मामले में सर्चिंग के लिए निकली हुई थी, तभी उस इलाके में सर्चिंग के दौरान ये नोट की मशीन मिली। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर है छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में। जिस तरह की ये खबर आ रही है, आईईडी ब्लास्ट की खबर है सोमेश, क्या इसमें कुछ और भी खबर आ सकती है या कुछ और जो संख्या है वो बढ़ सकती है? क्योंकि अभी ये शुरुआती जानकारी के तौर पर ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। ये आपको जरूर बताना चाहूंगा, ये तो अभी हमें जानकारी मिली है कि 2 जवानों की शहीद होने की खबर है। हालांकि वहां के जो एसपी है उनसे हमने बातचीत की, उनके माध्यम से हमें ये जानकारी, उन्होंने घटना की पुष्टि की है। हालांकि उस इलाके में लगातार जो जवान है, सर्चिंग जवान निकले हुए हैं, वहां पर सीआरपीएफ, कोबरा, बस्तर बटालियन के जवान मौके पर निकले हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में ये जो घटना हुई है, बड़ी घटना देखने को मिली है। और कुछ देर पहले ही एसपी ने इस बात की पुष्टि की थी कि इस घटना में 2 जवान शहीद हुए हैं। तो कहीं ना कहीं और भी इस मामले की जानकारी हमें कुछ देर बाद ही मिल पाएगी, आखिर में और क्या उस इलाके में चल रहा था। जी, और जो जानकारी मिल रही है सोमेश की जवान राशन लेकर कैंप जा रहे थे और तब जाकर के इस घटना को अंजाम दिया गया, इसका मतलब ये होता है कि कहीं ना कहीं घात लगाकर धोखे से नक्सलियों ने ये हमला किया है। मैं आपको बताऊं, जो जवान होते हैं सर्चिंग के लिए निकलते हैं, सुबह से वो निकलते हैं एक जगह से दूसरे जगह की, जहां नक्सलियों की आमद की खबर होती है उस इलाके में वो सर्चिंग करते हैं। और इस बीच में कहीं ना कहीं जिस तरह से उनका सर्चिंग लगातार चलता है, उनके पास जो राशन मिलते हैं, राशन खत्म हो जाते हैं, उसी राशन को लेने के लिए वो जवान ट्रक के माध्यम से निकले हुए थे। तभी घात लगाकर जो नक्सली वहां पर बैठे हुए थे उन्होंने आईडी वहां पर लगाया था और आईडी के चपेट में आने से 2 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। जी, तो छत्तीसगढ़ के सुकमा और बीजापुर बॉर्डर पर छत्तीसगढ़ में सिलगेर और टेकलगुडम के बीच आईईडी ब्लास्ट। नक्सलियों ने पुलिस फोर्स के ट्रक को आईईडी ब्लास्ट से उड़ाया। तो इस बारे में और जानकारी लेते हैं। देखिए, जिला सुकमा के थाना जगरगुंडा के कैंप सिलगेर और टेकलगुडम के मध्य तीमापुरम के समीप आज दोपहर सुरक्षा कार्य में लगे वाहनों पर नक्सलियों के द्वारा आईडी विस्फोट किया गया है, जिससे उक्त वाहन में मौजूद 201 कोबरा के वाहन चालक विष्णु तथा आरक्षक शैलेंद्र शहीद हुए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही तत्काल वहां पर सीआरपीएफ व कोबरा व पुलिस की टीम पहुंच चुकी है। सभी दोनों ही शहीद जवानों के शव सुरक्षित वहां से निकाले गए हैं तथा मौके पर सर्चिंग जारी है। हमारे संवाददाता सोमेश पटेल भी जुड़े हुए हैं और ये जो आपने जानकारी देखी, उन्होंने ये जानकारी दी घटना के बारे में पुलिस अधिकारी ने। सोमेश, आपने भी ये सुनी होगी जानकारी जो उन्होंने दी है, क्या कुछ लग रहा है कि इस घटना के पीछे जो नक्सली हैं वो उन्होंने किस तरह से इसको अंजाम दिया है? और ख़ास तौर पर जो उन्होंने जानकारी दी, उस जानकारी को सुनने के बाद, क्योंकि आप लंबे समय से उन इलाकों में रहे हैं, उन इलाकों को आपने देखा है, किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया गया? लालचंद, आपको मैं जरूर बताऊंगा, जो छत्तीसगढ़ का बस्तर है शुरू से घोर नक्सल प्रभावित इलाका है। जो 7 जिले जिसमें कांकेर, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, ये वो इलाका है कहीं ना कहीं नक्सली अपनी आमद की खबर बताते रहते हैं। दूसरी तरफ जो बीजापुर जिले में 2024 से लेकर अब तक 109 माओवादियों के पुलिस के समझ आत्मसमर्पण किया है और ये विभिन्न घटनाओं में इन्होंने अंजाम दिया था और 189 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया है। जो छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति है, ये कहीं ना कहीं ये लगातार उस इलाके में छत्तीसगढ़ पुनर्वास नीति के तहत
जो अभियान चलाया जा रहा है, नक्सलियों को वहां पर खदेड़ने का अभियान चलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो बस्तर की पुलिस को लगातार सफलता भी मिल रही थी, तो कहीं ना कहीं जो नक्सली है कहीं ना कहीं उस इलाके में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एक बड़ा आज ये घटना देखने को मिला है। दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में जब से बीजेपी की सरकार आने के बाद बस्तर में लगातार नक्सल अभियान चलाया जा रहा है, जिससे नक्सलियों के खिलाफ में अभियान से माओवादी में डर साफ तौर पे देखा भी जा सकता था। लगातार जिस तरह से ये घटना बीच में भी देखने को मिली थी। दूसरी तरफ जो घोर नक्सल प्रभावित इलाके हैं, जिसमें पुलिस बल और सीआरपीएफ के जवानों द्वारा नक्सलियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास भी लगातार किया जा रहा है। जवान नक्सलियों से लगातार संवाद भी कर रहे हैं, साथ ही गांव-गांव में भी जाकर इसका प्रचार प्रसार भी करते दिखते हैं कि कहीं ना कहीं जिसका जो असर है नक्सलियों में, जिस तरह से अभी मैं अगर पिछले 5 महीनों की बात करूं तो लगातार पुलिस और नक्सलियों के बीच में जो मुठभेड़ हुई है, तो कहीं ना कहीं जो जवान है उन्होंने नक्सलियों को वहां पर मार गिराया है। तो कहीं ना कहीं जो जिस तरह से एक घटना भी देखने को मिली थी, एक दुखद खबर है छत्तीसगढ़ के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया सोमेश जुड़ने के लिए, और इस खबर पर आगे जो जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल सोमेश, अभी वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाए पाव भाजी लाजवाब। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की खबरों में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 1985 में हुई आतंकवादी घटना की 39वीं वर्षगांठ पर श्रद्धांजलि दी है। इस आतंकवादी घटना में एयर इंडिया की फ्लाइट 182 आयरलैंड के ऊपर अटलांटिक महासागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। इस हादसे में विमान में सवार सभी 329 लोग मारे गए थे। ये विमान इतिहास में सबसे घातक आतंकवादी हमलों में से एक था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, आज इतिहास में आतंकवाद के सबसे बुरे कृत्यों में से एक की 39वीं वर्षगांठ है। AI-182 कनिष्क के 329 पीड़ितों की स्मृति में मेरी श्रद्धांजलि, जो 1985 में इसी दिन मारे गए थे। मेरी संवेदनाएं उनके परिवारों के साथ हैं। यह वर्षगांठ हमें याद दिलाती है कि आतंकवाद को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। वाकई उस घटना की याद अभी भी लोगों की ज़हन में है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।